हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अभी आपको नई नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें हमने प्रीमे और एप्रीमे संख्याओं के बारे में देखा था। हमने देखा था किन संख्याओं को हम प्रीमे बोलते हैं, किन को एप्रीमे बोलते हैं, कौन कौन से अलग अलग फ्रैक्शन में हमने देखा था कौन सी टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, रिकरिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती हैं, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं। आज हम कुछ प्रीमे संख्याओं की और एप्रीमे संख्याओं की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, क्या मतलब वो संख्या कैसे गुण दिखाती है। देखिए, जैसे सबसे पहला है हमारा कर्म विनिमय गुण यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या आता है, हम ये पहले प्रीमिय संख्याओं के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे हम ये पहले? प्रीमिय संख्याओं के लिए यानी रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। तो कर्म विनिमय गुण या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आप जोड़ में, गुणा में और डिवाइड में, माइनस में, सब में देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ जोड़ और गुना के लिए है, तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। पहले हम जोड़ के लिए देखते हैं। जोड़ में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए कि अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं, ये दोनों, मैं बोल रही हूँ कि दोनों प्रीमियम संख्याएं हैं, रैशनल नंबर है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होगा कि जब मैं ए प्लस बी बोलती हूँ और मैं अगर बोल रही हूँ बी प्लस ए, तो ये दोनों चीजें सेम होंगी। यही होता है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, यानी कर्म विनिमय गुण जोड़ में। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए, जब मैं बोलती हूँ 2 जमा 3 5 होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 3 जमा 2 तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा 5 होगा। इसी को बोल देते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन या कर्म विनिमय गुण, किसमें? जोड़ में। यहाँ पे उदाहरण भी देखिए, ये दिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/4 किसके इक्वल होगा, 1/4 प्लस 2/3 के। ऐसे लिखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे लिखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे ये जो ये भी प्रीमिय संख्या है, ये भी प्रीमिय संख्या है। इसी तरह ये और ए बी और भी हमें क्या माना था, प्रीमिय संख्या ही मानी थी। इसी तरह ये मल्टीप्लीकेशन में भी शो होता है, गुना में भी शो होता है। क्या, जैसे यही कि मैंने मान लिया ए और बी कोई क्या है, प्रीमिय संख्याएं हैं, तो मैं बोलूंगी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा, या मैंने मान लिया कि ए बी मेरे पास आंसर आ गया। और अगर मैं कहती हूँ कि बी को मल्टीप्लाई करूंगी मैं ए से तो भी मेरे पास एक आंसर आएगा, जिसको मैंने बी ए मान लिया। और ये मेरे को प्रॉपर्टी बोलती है कि ए बी और बी ए हमारा इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारा इक्वल होगा। यही हमारी कर्म विनिमय गुण कहता है जब हम गुना की बात करते हैं। ऊपर तो हमने जोड़ की बात की थी, ये दोनों ही कर्म विनिमय गुण के अंदर आएंगे, जिसमें हम पहले जोड़ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पे हमने गुना के लिए बात की है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, ये देखिए, जब मैं 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2 और ये 4×3=12 और जो भी कट रहा है तो ये आ जाएगा मेरा 1/6, क्योंकि ये इससे कट गया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं करती हूँ 1/4 इंटू 2/3 तो भी क्या आएगा, तो भी मेरा क्या आ रहा आंसर, 2/12 यानी 1/6। यहाँ से भी कट जाएगा। तो देखो, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है और यही हमारा ये गुण कह रहा है। यही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन, कर्म विनिमय गुण गुना में हमारा यही कहता है कि जब हम किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचार्य गुण। इसमें क्या होता है, जहां हमने 2 संख्याओं के लिए बात की थी, यहाँ हम 3 संख्याओं के लिए बात करेंगे। जोड़ में भी बात करेंगे और गुना में भी बात करेंगे। क्या है, देखिए 3 संख्या मैंने मान ली, एक ए मान ली, एक बी मान ली और एक सी मान ली, और ये तीनों ही हमारी क्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी, हमारी प्रीमिय संख्याएं होंगी। ये तीनों ही हमारी प्रीमिय संख्याएं होंगी जो हम ए बी और सी मान रहे हैं। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब भाई मैं ए और बी को जोड़ रही हूँ,
अलग से और फिर उसमें मैंने सी को ऐड कर दिया, तो ये किसी के इक्वल होगा, कुछ आंसर आएगा। और फिर मैं बोल रही हूँ कि वो आंसर इक्वल होगा जब मैं ए को अलग कर रही हूँ और बी और प्लस सी को इकट्ठा जोड़ रही हूँ। मतलब जब मैंने ए और बी को जोड़ा और फिर उसके बाद मैंने सी को जोड़ा तो एक आंसर आ गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ये आंसर इक्वल होगा जब मैं बी और सी को पहले जोड़ती हूँ और उसके बाद उसमें ए को ऐड कर देती हूँ, या ए में पहले से ही जुड़े हुए बी और सी को ऐड कर देती हूँ। देखिए जैसे मैं बोल देती हूँ मेरे पास संख्या है 2, 3 और 5। पहले मैं ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैंने बोला मैं 2 और 3 को जोड़ूंगी, 2 + 3, और फिर उसके बाद मैं 5 को जोड़ूंगी। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 और 3 क्या होंगे, 5 होंगे, और 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, मैं 2 को तो बाद में जोड़ूंगी, पहले मैं 3 और 5 को जोड़ूंगी। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये 2 है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और ये आंसर क्या आ जाएगा, 10। ये आंसर और ये आंसर सेम है, और यही हम बोल रहे हैं कि चाहे हम a + b करके उसको c में ऐड करें या b + c करके उसको a में ऐड करें, हमारा आंसर सेम रहेगा। यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है, जिसको हम बोल रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी सहचार्य गुण, किसमें, एडिशन में, जोड़ में। ठीक है, ये प्रीमियर संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से गुना में वही हमारे ए बी सी 3 हमारी डिजिट होंगे। मैं बोल रही हूँ कि मैं पहले ए और बी को गुना करूंगी, इनका कोई रिजल्ट आएगा उसको मैं सी से गुना करूंगी, और ये इक्वल होगा जब मैं बी और सी को गुना करूंगी और फिर उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा उसको ए से गुना करूंगी। तो ये जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे सेम आएंगे। मतलब इन्हीं संख्याओं को लेते हैं। पहले मैं कह रही हूँ कि मैं 2 और 3 को गुना करूंगी और फिर मैं उनको 5 से गुना करूंगी। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और गुना में 5, कितना आंसर आया, 6 5 जा 30, 6 पंजे 30। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं भाई पहले 2 को तो बाद में गुना करूंगी, पहले किसको गुना करूंगी, 3 को और 5 को करूंगी पहले भाई मैं। तो मानती है 15 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। एक आंसर ये था, एक आंसर ये है, तो कोई अलग आंसर नहीं, बिल्कुल सेम आंसर है। इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a इंटू बी करके c करो या फिर a इंटू फिर b इंटू c करो, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, यानी सहचार्य गुण गुना में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। ये हम सभी प्रीमियर संख्याओं के लिए ही कर रहे हैं। बार बार मैंने लिखा हुआ है कि ए और बी कोई 3 प्रीमियर संख्याएं हैं। अब इसमें क्या है, वहां पे हमने देखो पहली जो हमारी क्या थी, एसोसिएटिव थी, उसमें हमने प्लस 2 संख्याओं के लिए बात की थी। जो हमारी कॉमिटेटिव थी उसमें हमने 2 संख्याओं की बात की थी। एसोसिएटिव में हम 3 संख्याओं के लिए बात कर रहे थे, 3 संख्याओं को प्लस भी कर रहे थे, गुना भी कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, प्लस और गुना हम इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पे गुना और प्लस के लिए अलग अलग सिचुएशन मैंने दी थी, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात आती है तो इसमें साथ में ही प्लस और साथ में ही मल्टीप्लाई होता है। कैसे, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण गुण बोलते हैं। वितरण गुण है मतलब फैल गई वो चीज। ये देखिए 2 3 है हमारे पास, ए बी और सी। मैं बोल रही हूँ कि मैंने भाई ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, जब मैं बी को सी में जोड़ दूंगी। जब मैं बी को सी में जोड़ दूंगी और फिर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा, और ये जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा कि भाई मैं ए और बी को अलग से गुना कर लूं और ए और सी को अलग से गुना कर लूं और इन दोनों को प्लस कर दूं, तो भी ये मेरा रिजल्ट इसके रिजल्ट के इक्वल ही आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। हमारी संख्या हम वही 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और हम 5 ले लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहले लिखा हुआ है कि भाई 2 अलग से लिख दिया, 5 और 3 को ऐड कर दो। तो क्या आंसर मिला मेरे को, 5 और 3 कितना हो जाता है, 8, 5 + 3 8 और 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। तो यहां से तो मेरा 16 आंसर आ गया। लेकिन जब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई आप ये करो, ऐसे करने की बजाय आप ए को पहले बी से गुना करो, मतलब 2 × 3 करो, फिर आप प्लस करो किसमें, फिर ए को आप सी से प्लस गुना करो और फिर उसको प्लस करो, फिर बताओ क्या रिजल्ट सेम आता है। तो चलिए देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10,
5 टू जा 10, इनको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ऊपर भी क्या आया था 16, मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल जी, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए, आंसर क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। वितरण मतलब ये फैला दिया, देखो पहले इकट्ठा लिखा हुआ था, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। आपको यहां तक तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कर्म विनय में सहचार्य और हमारा वितरण, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको प्री में संख्याओं के लिए समझ आई होगी। बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखेंगे अप्रीमेय संख्याओं के लिए। वो तो हमने प्रीमेय संख्याओं के लिए यानी रैशनल नंबर के लिए देखी थी, अब हम इरेशनल नंबर के लिए देखेंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। वही हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, वो प्रीमेय के लिए था, आप अप्रीमेय के लिए कर देंगे। अप्रीमेय जैसे मैंने बताया था, √2 हमारा क्या होता है, अप्रीमेय होता है। √2 और √3 ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो या तो हम ये लिख दे √2 प्लस √3, या हम ये लिख दे √3 प्लस √2, इनका आंसर सेम यही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में होगा, चाहे हम a इंटू बी कर दे या हम b इंटू ए करें। जब हम √2 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो भी सेम आंसर रहेगा, जब √3 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो भी हमारा आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन कहता है, हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, हमारी कर्म विनिमय गुण कहता है। दूसरा हमारा क्या आता है, सहचार्य गुण आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, जिसमें हम तीन संख्याओं को लेके बात करते हैं, ए को, बी को और सी को। अब ये जो ए, बी और सी हैं, ये हमारे किससे बिलोंग करेंगे, इरेशनल नंबर से करेंगे। ठीक है, यानी अप्रीमेय संख्याएं होंगी अब ये हमारी। क्या है, पहले हम जमा के लिए देखते हैं। इसमें क्या था हमारा कि भाई चाहे मैं a प्लस बी को जोड़ के फिर c को जोड़ू, या मैं पहले b प्लस सी को जोड़ के a में जोड़ू, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे √2 प्लस √3 को अलग से जोड़ लिया और फिर √5 बना दिया, √2 प्लस फिर इसको अलग से जोड़ दिया, 5 बना दिया। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम गुना करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई पहले आप a या b को गुना करके फिर c से गुना कर दो, या आप पहले b और c को गुना करके फिर a से गुना कर दो, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और ये तीसरी भाई यहीं पे है, ये रही हमारी थर्ड, वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है इसमें, a b प्लस c, ये a b c हमारी यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्याएं, क्योंकि हम अप्रीमेय संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि चाहे हम इनको अलग अलग से गुना करें तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, √2 बाहर है, लेकिन पहले मैंने √3 प्लस √5 को प्लस करके फिर √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी तब भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा। किसके इक्वल, जब मैं √2 और √3 को अलग से मल्टीप्लाई करूंगी और उसको प्लस करूंगी अलग से मल्टीप्लाई किए हुए √2 और √5 में, तो भी मेरा आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टी थी, प्रीमेय संख्याओं के लिए भी और अप्रीमेय संख्याओं के लिए भी, रैशनल नंबर के लिए भी, इरेशनल नंबर के लिए भी। मतलब जो हमारे रैशनल नंबर है वो भी ये तीनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कर्म विनिमय गुण, सहचार्य गुण, वितरण गुण, ये प्रीमेय संख्याएं शो करती हैं। इसी तरीके से अप्रीमेय संख्याएं भी, मतलब इरेशनल नंबर भी, ये तीनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। किसमें, प्लस में और मल्टीप्लीकेशन में, मतलब योग में और गुना में। अब कुछ और जरूरी चीजें हम सीख लेते हैं। क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन और रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर मौलिक संकीर्णताएं, या आप इसको मूल संक्रिया भी बोल सकते हो। ठीक है, मौलिक मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे मैथ्स होता है ना, उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवाइड होता है। ये चार जो ऑपरेशन होते हैं ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन बोले जाते हैं मैथ्स में, मतलब ये हमारी मूल संकीर्णताएं बोली जाती हैं जिनसे हम मैथ्स सीखते हैं। देखिए हम जब स्टार्टिंग में
क्या करते हैं, प्लस करना सीखते हैं, माइनस करना सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल्स है। इसमें क्या होता है, जब हम दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, जब हम दो रैशनल नंबर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें आंसर भी रैशनल नंबर मिलता है। मतलब देखिए, जब मैंने 2 + 3 किया तो मुझे 5 मिला। तो 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है और 5 भी एक रैशनल नंबर है। तो मेरे को आंसर क्या मिला, रैशनल नंबर। लेकिन जब मैं एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को जोड़ूंगी तो मेरा रिजल्ट इरैशनल नंबर आएगा। कैसे, जैसे ये इरैशनल नंबर मेरा 2 हो गया, इरैशनल नंबर मैंने √2 ले लिया, तो जब मैं इसको जोड़ूंगी तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और √2 आ गया तो ये मेरा एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इरैशनल और इरैशनल को जोड़ूंगी तो मेरा इरेशनल भी आ सकता है या रैशनल भी आ सकता है। ये चीजें समझने की है, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। इरेशनल नंबर जैसे ये देखिए, √2, फिर एक और इरेशनल नंबर √2, इन दोनों को जोड़ा तो मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। √2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये मेरा बन गया 2√2। तो 2√2 ये 2 है, तो ये मेरा इरेशनल नंबर होगा। ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो संख्याएं क्या है। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जब रैशनल में से रैशनल घटाएंगे तो हमारा हमेशा रिजल्ट हमारा रैशनल ही रहेगा। लेकिन जब मैं रैशनल में से इरेशनल घटाऊंगी या इरैशनल में से रैशनल घटाऊंगी तो मेरा रिजल्ट हमेशा इरैशनल ही आएगा। सिर्फ रैशनल में से नहीं, अगर मैं इरैशनल में से भी रैशनल घटाऊंगी तो भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, इरैशनल ही रहेगा। मतलब जब मैं प्रीमिय संख्याओं में से प्रीमिय जोड़ूंगी तो मुझे प्रीमिय मिलेंगी। ठीक है, प्रीमिय में जब मैं अप्रीमिय ऐड करूंगी तो मुझे अप्रीमिय मिलेगी। लेकिन जब मैं अप्रीमिय ही जोड़ूंगी तो मुझे अप्रीमिय या प्रीमिय दोनों मिल सकती हैं। इसी तरीके से जब मैं प्रीमिय में माइनस प्रीमिय संख्या ही करूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, प्रीमिय ही रहेगा। लेकिन जब मैं प्रीमिय संख्या में से कोई भी अप्रीमिय संख्या करूंगी तो मेरा रिजल्ट अप्रीमिय ही रहेगा। ठीक है, या फिर अप्रीमिय संख्या में से, मतलब जहां पे भी एक अप्रीमिय और एक प्रीमिय आ जाए तो ये मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा अप्रीमिय रहेगा। लेकिन जहां पे भी दोनों अप्रीमिय संख्याएं आ जाए, दोनों ही रैशनल आ जाए, ठीक है, माइनस करने में, तो हमारा रिजल्ट हमें या तो हमारा इरेशनल रहेगा या हमारा रैशनल रहेगा। मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, आपका रैशनल भी आ सकता है, आपका इरेशनल भी आ सकता है, आपका प्रीमिय संख्या भी आ सकती है, आपकी अप्रीमिय संख्याएं भी आ सकती है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट पे देखिए, मल्टीप्लीकेशन में भी यही रहेगा। जब हम ये चीजें आपको कहाँ पे हेल्प करेंगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना ये जानने के लिए कि ये प्रीमिय संख्या है या अप्रीमिय संख्या है, तब हमें ये चीजें हेल्प करेंगी। तो जब हम दो रैशनल नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो प्रीमिय संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा क्या रहेगा, प्रीमिय ही रहेगा। एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय होगी, उनको गुना करेंगे तो हमेशा अप्रीमिय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, 0। मतलब देखिए, जब मैं √2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसको 0 ही बना देता है। और 0 हमारी कैसी है, 0 तो हमारी प्रीमिय संख्या है, 0 तो हमारी कैसी है, प्रीमिय संख्या है। तो सिर्फ एक ये केस रहेगा कि हम 0 को छोड़ देंगे। ठीक है, सिवाय 0 के हम कभी भी अगर रैशनल और इरैशनल को, प्रीमिय या अप्रीमिय को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमेशा हमें इरैशनल ही प्राप्त होगा, सिवाय 0 के। इसी तरीके से यहाँ पे जब इरैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो रैशनल मिलेगा या इरैशनल मिलेगा। जब डिवाइड करेंगे, रैशनल और रैशनल को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रैशनल मिलेगा। मतलब प्रीमिय और प्रीमिय संख्याओं को डिवाइड करने पर प्रीमिय संख्या ही मिलेगी। अप्रीमिय संख्या या प्रीमिय संख्या को डिवाइड करने पर हमेशा अप्रीमिय बनेगी। बस हम 0 का केस छोड़ देंगे। मतलब जैसे ये 0 है, इसको मैं √2 से कर रही हूँ तो ये क्या, 0 ही आ जाएगा। और 0 हमारा क्या होगा, फिर से प्रीमिय संख्या होती है। मतलब सिर्फ गुना
और डिवाइड वाले में हमें 0 हटा देनी है और सब हमारा इरेशनल रहेगा। और जब इरेशनल को करेंगे तो इरेशनल और रैशनल कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे हमने क्या सीखा, देखिए यहाँ हमने सीखा कि जब भी हम ये जो रैशनल नंबर है हमारे, जो हमारे रैशनल नंबर है, हमारी प्रीमेय संख्या है, इनको हम प्रीमेय संख्याओं के साथ ही, है ना, रैशनल नंबर के साथ ही चाहे प्लस कर ले, चाहे माइनस कर ले, चाहे गुना कर ले, चाहे डिवाइड कर ले, रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, एक प्रीमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये समझा था। दूसरा हमने क्या समझा, जब भी हम किसी अप्रीमेय संख्या के साथ किसी इर्रेशनल नंबर के साथ किसी प्रीमेय संख्या या रैशनल नंबर को प्लस कर ले, माइनस कर ले, गुना कर ले, डिवाइड कर ले, मतलब भाग दे ले, तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, हमें अप्रीमेय मिलेगा, सिवाय इन दोनों केस में जब 0 ना हो। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़ देंगे तो। और तीसरा क्या था, दोनों ही अगर अप्रीमेय संख्याएं हों, दोनों ही अगर अप्रीमेय संख्याएं हो तो चाहे प्लस हो, चाहे गुना हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, कुछ कोई भी ये फंडामेंटल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, या तो हमारा अप्रीमेय आएगा या हमारा प्रीमेय आएगा, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों बातों को आपको गांठ बांध लेनी है बिल्कुल। क्या, जब दोनों ही रैशनल नंबर हो, दोनों ही प्रीमेय संख्या हो, तो प्लस कर ले, माइनस कर ले, गुना कर ले, भाग कर ले, हमेशा एक रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। दूसरी क्या थी कि अगर एक अप्रीमेय है और एक प्रीमेय है, फिर चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, गुना प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं, आंसर हमें एक रैशनल ही मिलेगा। सिर्फ गुना और डिवाइड में हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। अगर 0 आती है तो प्रीमेय आएगा, वरना कभी प्रीमेय नहीं आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर दोनों ही अप्रीमेय संख्याएं हैं, दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं, तो चाहे हम उन्हें गुना करें, माइनस करें, डिवाइड करें, प्लस करें, तो आंसर या तो अप्रीमेय होगा या प्रीमेय होगा। मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ऊपर वाले दोनों केसेस में कंफर्म। ठीक है, समझ आए, यहाँ से आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, चेक वेदर √7 और ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताने हैं कि ये इरेशनल है या नहीं है। पहला देखिए, सबसे पहला है हमारा 7√5। अब 7, ये देखिए, अब 7 कैसी संख्या है, हमारी प्रीमेय संख्या है, और √5 कैसी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। हम पीछे अभी पढ़ के आए कि जब प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, अप्रीमेय आएगा। कैसा आएगा, हमारा अप्रीमेय आएगा। मतलब तो ये संख्या भी हमारी कैसी होगी, इरेशनल हो गई। कैसी हो गई, इरेशनल हो गई। तो ये तो हमारा इरेशनल है। दूसरी देखिए, दूसरी है हमारी 7/√5। फिर से वही बात, हमने पीछे क्या पढ़ी थी, किसी भी अप्रीमेय संख्या के साथ अगर प्रीमेय संख्या को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। और यहाँ पे क्या कर रखा है, 7 प्रीमेय है और ये अप्रीमेय, भाग कर रखा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, अप्रीमेय रहेगा। तो ये संख्या भी मतलब हमारी कैसी हो जाएगी, अप्रीमेय संख्या हो जाएगी, मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है √2 + 21। फिर से वही बात, √2 एक अप्रीमेय संख्या है, 21 हमारा 21 हमारा प्रीमेय संख्या है, एक अप्रीमेय है, एक प्रीमेय है, तो क्या बन जाएंगी दोनों मिलके, अप्रीमेय बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, अप्रीमेय बन जाएंगी, मतलब रैशनल नंबर बन जाएगा। तीसरा देखिए, ये पाई है, पाई -2। हमने पढ़ा था अपने एग्जाम्पल में, पाई हमारा अप्रीमेय होता है। 2 कैसा है, 2 हमारा प्रीमेय है, तो अप्रीमेय और प्रीमेय मिलके, चाहे उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड का हो, कोई भी हो, वो क्या बना देंगे, हमारी अप्रीमेय ही बन जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अप्रीमेय ही बन जाएंगे। मतलब ये चारों ही संख्या हमारी अप्रीमेय के एग्जाम्पल है, ये हमारी इरेशनल नंबर। अच्छा, ये क्यों बनेंगे अप्रीमेय, देखिए अप्रीमेय संख्या कौन सी होती है, अप्रीमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका जो
डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, हिंदी में अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती या अशांत गैर आवर्ती, ऐसे यही बोलते हैं ना हम अप्रीमेय संख्याओं को। मतलब वो अशांत भी है, खत्म भी नहीं हो रही, और उनमें कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रही, डिजिट की अलग अलग डिजिट ही आए जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रूट 5 है इसको हम अप्रीमेय बोलते हैं। अप्रीमेय क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिखाएगा, मतलब ये अशांत है और अनावर्ती है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 को, मतलब जब हम रूट 5 हमारा क्यों आया कि जब हम रूट 5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, दशमलव विस्तार निकालेंगे, तो वो हमारा कुछ ये आएगा। अब ये आएगा तो ऐसे नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा उनका रिजल्ट ये ऐसा ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावर्ती या अशांत गैर आवर्ती। तो जिसका भी ये आएगा वो हमारा इरेशनल हो जाएगा, इसलिए ये पूरा ही हमारा अप्रीमेय हो गया। इसी तरीके से ये सेम इस पे होएगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये रूट 2 है, जब हम इसको सोल्व करेंगे रूट 2 को, तो ये ऐसे रहता 0.14 समथिंग कुछ आता है, और ये आगे 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 ऐसे ही चलता रहता है। और जब हम इसमें +21 भी जोड़ देंगे, यहाँ पे हमने 21 जोड़ दिया भाई, ये 0 0, फिर भी ये चीज तो ऐसे ही आती रहेंगी ना, तो आंसर क्या आएगा 21.1400, मतलब जो भी आएगा आगे वो सब चलता रहेगा। तो चलता रहेगा, कहीं खत्म भी नहीं हो रहा, ना कुछ रिपीट हो रहा, तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। इसी तरह जो पाई होता है, पाई भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है 3.14 और डैश 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 डैश, कितना ही लंबा चला लो, पाई के तो हम लाखों करोड़ों तक निकाल सकते हैं, फिर भी हमें ना कुछ पैटर्न दिखा, ना वो खत्म ही हुआ। ठीक है, इसमें अगर हम भाई 2 जोड़ते, 2 माइनस कर देंगे इसमें से, 0 0 ऐसे ही ऐसे, तो यहाँ पे तो एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही कुछ अलग 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 चीजें आती रहेंगी, मतलब ये भी चलता रहेगा, ना खत्म होएगा और ना कोई चीज रिपीट होगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारी अप्रीमेय या इरेशनल बन जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्यों हम जब अप्रीमेय संख्याओं के साथ कोई भी प्रीमेय संख्या का फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब प्लस माइनस गुना डिवाइड करते हैं, तो वो क्यों खुद ही अप्रीमेय बन जाता है। क्वेश्चन अब देखिए ऐड है, अब एक और ये क्वेश्चन है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या है, 2 √2 + 5 √3 एंड ऐड है, इसका मतलब ये है कि जमा करो इनको या सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा √2 - 3 √3। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं भाई, जिनमें देखो कॉमन देख लो, इसमें √2 है, इसमें √2 है, इनको इकट्ठे लिख लो, 2 √2, यहाँ पे प्लस है तो ये साथ में प्लस ही ले आएगा अपना, ये √2 हो जाएगा। फिर ये वाले लिख लेंगे हम 5 √3 - 3 √3। अब देखिए हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे हम अपनी एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, उनमें क्या था, या तो आप इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ दो, मतलब या तो आप a + b करके फिर उसको c में जोड़ दो, या b + c करके फिर उसको a में जोड़ दो, आंसर सेम ही रहेंगे। तो मैं इनको बेशक आगे पीछे कर लूँ, आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैंने ये कर लिया, ये मैंने क्यों किया कि देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, मैंने √2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2 तो बाहर चला गया, यहाँ पे हमारा 2 बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मैंने √3 कॉमन निकाल लिया, अब यहाँ पे 5 है, 5 बच गया, यहाँ पे 3 है तो 3 बच गया। आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए √2 ऐसे ही है, √2 अंदर क्या हो गया, 2 और 1 3 होंगी, 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये √3 है, अब 5 में से 3 गए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा सुंदर दिखाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 √2 + 2 √3। आगे नहीं जोड़ना इसको, बस ये इतना ही करना है, ये √3 और √2 को यहीं पे रखना है, बस इतना ही सोल्व करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है, किसको, 6 √5 को गुना करना है किससे, 2 √5 से।
अब वही है भाई, √5 और √5 है, √5 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन निकल गया। अब ये 6 है और अंदर बच गया 2, तो √5 तो बाहर है। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, तो ये बन गया हमारा 12√5, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, बस इतना सही करना है, ज्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं, जितना ध्यान से समझोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हो, ये देखिए, ये थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल है, पर इतना भी नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आराम से समझ जाओगे। संख्या रेखा पर √n का प्रतिनिधित्व करें। √n मतलब हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने क्या किया था, √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, √3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। तो इसी तरीके से अगर कोई कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, √11 आ जाए, भाई √2 और √3 का तो हमने कर लिया था जुगाड़ लगा के। इसी तरीके से अगर √11 आ जाए, √15 आ जाए, √25 आ जाए, √100 आ जाए, तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात है कि किसी भी नंबर पे, ठीक है, तो आज हम देखते हैं किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे को देखो एन को रिप्रेजेंट करना है, किसको, √n को। तो मैं आपको बोलूंगी कि अच्छा आप ये करो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन ही खींचनी है। किससे, अपने स्केल की हेल्प से। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन खींच दी आपने, आपने इसको नाम दे दिया ए और बी। और ये स्ट्रेट लाइन कितनी लंबी खींचनी है, एन जितनी लंबी। कितनी लंबी खींचनी है, एन जितनी लंबी, मतलब जो भी हमारा एन होगा उतनी ही लंबी हमें ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और फिर ये पॉइंट मान लिया आपने बी, फिर आपने क्या करना है, एक और लाइन खींचनी है बी से सी तक, एक दूरी की एक और लाइन खींचनी है, जिसकी दूरी कितनी होगी, जिसकी दूरी 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। इतनी बात समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, ये इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट अगर आप कंपास से ही ढूंढना चाह रहे हो, या तो आप स्केल से माप लो। अगर आप कंपास से ढूंढना चाह रहे हो तो यहाँ पे कंपास रखिए, इससे इतना सा खोलिए, मतलब आधे से ज्यादा, आपको अंदाजे से आधे से ज्यादा खोलना है। एक चाप यहाँ लगानी है, एक चाप नीचे लग जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे रख के लगाइए, मतलब एक चाप यहां से लगाओगे तो चाप ऐसे लगेगी। अब आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट मतलब इसका बीच का बिंदु ढूंढना है। या तो आप स्केल से माप लीजिए, या आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास रखना है, पेंसिल को इस लाइन के अंदाजे से आधे से ज्यादा खोलना है, मतलब लगभग ये मान लीजिए इतना खोलना है। फिर आपको एक चाप यहाँ पे लगानी है, ऐसे लग जाएगी, एक चाप आपकी नीचे लग जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप कंपास रखोगे, फिर एक चाप आपकी यहाँ लग जाएगी, इसको कहीं पे काट देगी, एक ऐसे लग जाएगी। और जब आप इनको मिला दोगे, क्या करोगे, जब आप इन दोनों को मिलाओगे, जहां पे भी आपके ये बिंदु काटे हैं, तो ये जो आपका बिंदु आएगा ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपास रखना है, यहां तक आपको अपना पेंसिल खोलनी है, और ऐसे एक सर्कल बना देना है, जो आपको यहाँ पे आके मिलेगा। कहाँ पे आके मिलेगा, बिंदु सी पे आके मिलेगा। अब आपको एक सीधी लाइन बी से यहां तक खींच देनी है, ये जहां पे भी इसको मिले वहां तक एक सीधी लाइन खींच देनी है बी से, जिसको हम मान लेंगे डी। और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो लाइन आई है ना, यही हमारा √n है। यही हमारा क्या है, √n है। मान लो कि आप मेरी इतनी बात। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने तो बोल दिया कि यहाँ तक √n है, हम कैसे माने। तो भाई प्रूफ करके देखते हैं, नहीं मानोगे तो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो आप पॉइंट देख लीजिए, हमने क्या क्या किया। पहले हमने क्या किया है, हमने एक लाइन खींची है, कितनी बड़ी लाइन खींची है, जितना भी हमें नंबर दे रखा होगा। ठीक है, हमें एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींचनी है कहां तक की, एन तक की। कहां तक की, एन तक की। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या किया कि हमने उसको 1 यूनिट तक और बढ़ा दिया, 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया। यूनिट को भाई हिंदी में इकाई बोलते हैं, 1 इकाई तक बढ़ा दिया। ठीक है, और तीसरा क्या किया फिर भाई,
तीसरा क्या किया, उसका मिड पॉइंट निकाल दिया, मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु निकाला और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना, यानी वृत्त खींच दिया, वृत्त बना दिया। तो हमने ये 3-4 स्टेप किए। अब फिर मैंने बोला कि ये जो बी था यहाँ तक मैंने सीधी लाइन खींच दी, इसको डी तक मिलाया और ये मेरा रूट एन आ गया। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये रूट एन आया या नहीं। अब आप ये देखिए, अगर मैं दूसरे पेन से मिलाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं यहां से इस लाइन को यहाँ पे मिला दूंगी, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधी बनाती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को यहां तक मिला देती हूँ एक सीधी रेखा से, इस पॉइंट को मैंने ओ नाम रख दिया, ये मेरा डी हो गया, ये मेरा बी था। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एक समकोण त्रिभुज बन गई, है ना। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर ये लाइन सीधी है, ये इसका बेस हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हमारी समकोण त्रिभुज बन गई। अब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था, n था, और ये इसका यहां से यहां तक क्या था, n था, और ये कितना है, 1 है। पूरी रेखा की लंबाई मतलब a और c की मैं बात करूं तो वो कितनी हो गई, n+1 हो गई। कितनी हो गई, n+1 हो गई। अब o जो है वो मेरा इस पूरी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मतलब मध्य बिंदु है, मतलब वहां पे भी आधी लाइन बच गई, इधर भी आधी लाइन बच गई। तो मैं अगर बात करूं तो AO क्या, AO किसके इक्वल होगी, OC के, जो कि कितनी होगी, n+1/2 का आधा, इतनी होएगी ना। और भाई अगर मैं सिर्फ O और B की बात करूं, O से B तक की लाइन कितनी होगी, तो B और C तो मेरी O से B, क्या मेरी लाइन क्या है, OB लाइन कैसे बनी है, OB लाइन बनी है OC माइनस BC। यहां से यहां तक की लाइन कब आई है, जब मैं इस पूरी लाइन में से इतनी को घटा दूंगी तो ये लाइन बच जाएगी। अब मुझे नहीं पता OB कितनी है, तो हम निकालते हैं, क्योंकि मुझे OC का पता है। OC है मेरी n+1/2, और मेरी BC कितनी है, हमने 1 ही माना था कि BC तो भाई 1 है। एल्शियम लेंगे तो ये यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा n+1 - 2, तो ये मेरा आ गया n-1/2। तो मेरी OB कितनी आ गई, OB कितनी आ गई, OB मेरी आ गई n-1/2। कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। इतना समझ आया। अब ये तो मेरी इतनी आ गई, ये लाइन कितनी आएगी भाई, देखिए यहां से रख के, और ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब सर्कल की ये हमारा एक क्या होगी, ये हमारा सेंटर हो गया। और अब क्योंकि यही बनाया, क्योंकि इसको हम आगे भी लेके जाएंगे तो ये हमारा ऐसे घूम जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये एक सेंटर है। सेंटर से यहां तक, सेंटर के किसी भी कोने पर अगर हम सेंटर से और सर्कल के किसी भी बिंदु तक एक लाइन खींचेंगे तो वो हमारी त्रिज्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है, रेडियस बोली जाती है। और सर्कल की रेडियस हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ये सर्कल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक था, मतलब AO भी एक रेडियस है, OC भी एक रेडियस है। AO और OC क्या है, ये रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। जो भी हमने ये वृत्त बनाया है उसकी क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या तो हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब जो N और D है, N नहीं सॉरी O और D है, वो भी एक त्रिज्या होगी। वो भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी इसी सर्कल की, इसी वृत्त की। एक रेडियस होगी, रेडियस होगी तो रेडियस के सेम ही होगी, मतलब कितनी होगी, n+1/2 होगी। तो हम बोल सकते हैं ये भी हमारा n+1/2 हो गया। ये मेरा बेस था, ये मेरा आधार है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, मतलब मेरा कर्ण है। हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, किसके, लंब के स्क्वायर के इक्वल, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम अपने नेक्स्ट पेज पे कैरी ऑन करते हैं। देख लीजिए हमारा हाइपोटेन्यूज ये कितना है, n+1/2 है। हमारा बेस कितना है, n-1/2 है। और हमें क्या निकालना है, p निकालना है, ये है ना कि ये रूट हमारा n बनता है या नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो करंट हमारा कितना था, करंट था हमारा त्रिज्या थी उसी की, उस हमारे सर्कल की वो थी n+1/2 का स्क्वायर। और b हमारा क्या था, बेस हमारा क्या था हमने निकाला था, वो था हमारा n-1/2 का। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और ये ऐसे की ऐसे, ये लंब है हमारा, ठीक है। अब ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा। पहले तो हम इसको खोलेंगे। जब हम ऐसे खोलते हैं, ये देखिए ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है a+b का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह हमारी एक माइनस की होती है, प्रीवियस ईयर क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा, a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -2ab। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा, पहले तो हम उसको उधर ले आते हैं, ये उधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या, n-1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ऐसे कैसे। इसको हम सोल्व करेंगे, खोलते हैं तो नीचे तो हमारा 4 बन जाएगा, 2 का 2 दूनी 4 स्क्वायर है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया। इसका खोलेंगे अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे। ये जो है क्या है, इसमें ये मान लिया n हमारा a हो गया, ये b हो गया, मतलब n का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, प्लस 2ab 2 और n और एक ही, ऐसे ही रह जाएगा, 2n आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये n का स्क्वायर, बेशक यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, अब यहाँ पे माइनस आएगा 2n। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल है, p स्क्वायर के, चलता ही आ रहा है हमारा p स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो हमारा 4 सेम ही है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे n² + 1 + 2n। ये माइनस है तो माइनस n² -1, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस बन के क्या बना देंगे, माइनस। फिर इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस, और ये क्या हो गया 2n = p²। अब ये n², एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, इसी तरीके से ये 1 माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट जाएंगे। ऊपर क्या बच गया, 2n मतलब 4n, क्या बच गया 4n/4, 4 से 4 कट जाएगा, जो कि हमारा आ गया p²। मतलब मेरा p² किसके इक्वल आ गया, मेरा p² आ गया n के इक्वल, और सिर्फ p निकालूंगी तो अंडर रूट से गुना कर दूंगी तो ये मेरा √n आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पे जो भी है वो हमारा क्या है, √n है, और यही हमारा क्या था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, यही मेरा लंब है, और आगे मैंने क्या यही प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये √n के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हो, तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर बोला गया उतनी सीधी संख्या, उतनी ही सीधी लाइन खींचिए, फिर एक ऐड करके फिर से खींचिए, इसका मिड पॉइंट निकालिए, उससे एक सर्कल बनाइए, और फिर इस बी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींच दीजिए, क्या, n की। अब ये जो डिस्टेंस आ गया यही हमारा उसके रूट के इक्वल आ गया, √n आ गया मतलब, और फिर इतनी को नाप के, ठीक है, अब वहां पे अपनी लाइन बना दोगे, एक यहाँ से ऐसे सर्कल बनाओगे, यहाँ पे रख के एक सर्कल बनाओगे, तो ये जो भी पॉइंट आएगा वो आपका √n आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, आपकी एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है वो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे हमारी आ गई है कुछ आइडेंटिटीज। अब ये क्या होती हैं आइडेंटिटीज, मतलब हम एक चीज को ऐसे है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है ज्यादा।
देखिए क्या है, पहली है, अगर मेरे पास ये लिखा है रूट ए बी, तो मैं उसको लिख सकती हूँ रूट ए अलग से और रूट बी को अलग से। मतलब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ है रूट 15, रूट 15 कैसे आता है मुझे पता है, 15 आता है 5 गुना 3 करके ही 15 आता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको रूट 5 और गुना में रूट 3। तो ये आइडेंटिटी मेरी ये कह रही है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ये दो संख्या है ए और बी, इन दोनों के ऊपर रूट है, तो मैं इनको अलग अलग भी लिख सकती हूँ। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे है 7 और 2 और दोनों इस पूरे के ऊपर रूट है फ्रैक्शन के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ रूट 7 अलग से और रूट 2 अलग से। तो हमारी बात सेम ही रहेगी। फिर इन्होंने बोला रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई में रूट ए माइनस रूट बी, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। कैसे आएगा देखिए, क्या था रूट ए आप 2 मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रूट 3, इसको मैं गुना करूंगी रूट 2 माइनस रूट 3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 - 3, मतलब -1। कैसे देखिए, पहले इसको इससे गुना करूंगी, गुना करने का यही तरीका होता है। तो रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2 मतलब रूट 2 का स्क्वायर। फिर मैं इसी को इससे गुना करूंगी, अब ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये आ गया रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 3, ऐसे ही, ठीक है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब मैं रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस आ जाएगा रूट 3, ये भी रूट 3, तो हम क्या करें, सॉरी ये रूट 2 है, ये रूट 3 मल्टीप्लाई में ये रूट 2, क्या है ये रूट 2 है। फिर इसको इससे करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ गया रूट 3, इधर भी रूट 3, तो ये मेरा रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर आ गया तो रूट को काट देगा, ये तो 2 आ गया, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों सेम टर्म है, तो ये हमारे कट जाएंगे। यहाँ पे क्या है माइनस, रूट 3 को इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो जब -3 में से 2, जब 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब ये देखिए 3 में से 2 गया, एक कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया -1। यही हमारी आइडेंटिटी बोल रही थी कि आप सीधा सीधा अगर ऐसा हो तो आप ये भी लिख सकते हो A - B भी। ये आइडेंटिटी आपके क्वेश्चन को छोटा करने के लिए कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप सीधा ये आंसर लिख सकते हो A - B। इसी तरीके से A प्लस रूट बी मल्टीप्लाई में A माइनस रूट बी, तो A का तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक रूट का नहीं है, तो जो रूट का नहीं है उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में जो रूट का है वो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रूट A प्लस रूट बी का स्क्वायर है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या बोल देंगे A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। इन्होंने भी यही बात रखी है, जब रूट A का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ A आ जाएगा, B का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ B आ जाएगा, और 2 रूट AB ऐसे कैसे लिख दिया, ये इन्होंने बीच में लिख दिया, तो हमारे बस यही वाली बात बोली गई है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है रूट A प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट C से और रूट D से, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा रूट AC प्लस रूट AD प्लस रूट BC प्लस रूट BD, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम मतलब डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं जब हमें ये दे रखा हो, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इन पे रिपीट तो आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बार इन्हें लिख के देखोगे आपको याद हो जाएंगे, बस कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या दे रखा है यहाँ पे 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, इनको मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, 5 को 2 से करोगे पहले तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर आप 5 को रूट 5 से करोगे तो 5 ऐसे कैसे, और रूट 5 ये गुना में हो गया, फिर आप रूट 7 को 2 से करोगे, प्लस का निशान है तो 2 रूट 7 आ गया,
फिर आप 7 को रूट 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 गुना में 5, ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो ये आ गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस, या तो आप इसकी ये भी लिख सकते हो रूट 7 रूट 5, या आप इसको रूट 35 भी लिख सकते हो। ये आपकी सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई, आपने सबको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अगर इनमें कुछ कॉमन होता तो हम कॉमन करके सोल्व कर देते हैं, वरना हम सिर्फ इतना ही छोड़ देंगे। आगे देखिए 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5, हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी, अभी पढ़ी ना हमने, क्या पढ़ा था, a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई है a माइनस रूट बी, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर था a का स्क्वायर माइनस b। तो यहाँ पे a में क्या है, 5 है, b के इक्वल क्या है, रूट 5 है, यही है हमारा, है ना, इसके ऊपर रूट है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b क्या था हमारा, रूट 5 था, मतलब हम सिंपल 5 लिख देंगे अब यहाँ पे, क्योंकि रूट तो हट ही गया था हमारा। तो हमारा क्या आ गया, 25 करेंगे 25 माइनस 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म होंगे। तो ऐसे हमें उन आइडेंटिटीज को यूज करना है। ये है रूट 3 प्लस रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, हम भी क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को रूट 3 से, और फिर 2 को हम अंदर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा, बस ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, क्या है ये, वही हमारी आइडेंटिटी थी ना एक पीछे, रूट में रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई है रूट ए प्लस रूट बी, क्या था, ए माइनस बी, सिंपल। तो ए क्या है हमारा यहाँ पे 11 है, और बी क्या है 7 है, तो क्या आ गया, 11 में 7 गए 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप एक दो बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। और अगर आपको आइडेंटिटी ना भी याद है, कोई लोड की बात नहीं है, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आती तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप रूट 11 को रूट 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बन जाएगा, फिर आप रूट 11 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा रूट 11 मल्टीप्लाई में रूट 7, फिर आप इस रूट 7 को इस 11 से करोगे, प्लस और माइनस है तो माइनस का निशान आएगा यहाँ पे, रूट 11 रूट 7, फिर आप 7 को 7 से करोगे, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे डायरेक्ट हमारा 7 आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे, वही 11 माइनस 7 जो कि हमारा 4 आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बस उससे हमारा टाइम बच गया, इसलिए हमारा एक दो स्टेप लेंथी हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का प्रीमेयकरण या हर का युक्तिकरण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई देखो, जैसे अगर हमारे पास ऐसे कुछ नंबर दिए गए हैं जिसमें हमें नीचे रूट दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इस रूट को नीचे से खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसको हम सोचते हैं कि भाई जो रूट 2 है ना, ये नीचे हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको किस तरीके से नीचे से खत्म करेंगे। तो वो खत्म करने का तरीका क्या होता है कि आप ये यहाँ पे जितना भी है उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करो और उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे रूट 2 था तो मैंने रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और रूट 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया रूट 2, और रूट टू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर रहेगा रूट 2, और ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो अब मेरा नीचे से रूट खत्म हो गया, और ये रूट को नीचे से खत्म करना ही हमारा हर का प्रीमेयकरण कहलाता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है, या सिंपल रैशनलाइजेशन भी बोल देते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे होता है 1 2 प्लस रूट 3, तो इस टाइप देखो, वहां पे तो सिर्फ एक ही डिजिट थी जिसपे रूट था, यहाँ पे 2 डिजिट है, एक पे रूट नहीं है एक पे है, तो इसमें और बीच में क्या है, प्लस है। तो आपको ऐसे में क्या करना होता है, यहाँ पे बीच में जो भी निशान होता है उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है।
मतलब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी सेम इसी नंबर से, क्योंकि ये कट के एक हो जाएगा। जब हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा थोड़ा चेंज हो जाता दिखने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस करना, ऊपर भी फिर माइनस से ही करना है। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। ये क्या हुआ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फॉर्म बनी, a प्लस बी गुना में a माइनस बी, जो हमारा हो जाता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर। तो 2 का स्क्वेयर करेंगे मतलब 2 स्क्वेयर और माइनस और √3 का स्क्वेयर, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 दूनी 4 माइनस 3 का 3 स्क्वेयर से रूट काट देगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया 1, या फिर आप इसको सीधा लिख सकते हो 2 माइनस √3, मतलब 1/2 प्लस √3 किसके इक्वल होगा 2 माइनस √3 के। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या हर का परिमेयकरण या हर का युक्तिकरण भी बोल देते हैं इसको। समझ आया। ये यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा था वो जो हम 4.8 मतलब सॉरी 1.4 में जो भी क्वेश्चन करेंगे उन सब का एक बेस था, मतलब कुछ एग्जाम्पल थे, इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, यहाँ तक आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो आपको रोज शाम को 5 बजे मिल जाएंगी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी वीडियो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आप 1.4 को खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, और आप खुद से सोल्व करने का ट्राई कीजिए, और अगर सोल्व नहीं होते हैं तो मैं कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगी जिसमें हम 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।